नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल से ही मैं इस बात को लेकर बहुत ही अधिक उत्साहित था और जानने को लालायित भी था जब खबर यह आई थी कि आज नीतीश कुमार बोलेंगे पटना के बापू सभागार में संत रविदास जयंती के मौके पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के कार्यक्रम में, जहां विकास मित्रों को बुलाया गया था हजारों की संख्या में। मैं देखना चाहता था और मैंने देखा भी कि नीतीश कुमार किस रूप में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, भाव भंगिमा क्या है, बोलने का स्टाइल क्या है, क्या सच में, क्योंकि मुंह पीछे और पीठ पीछे इतनी कहानियां चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर कि आज देखा जाना और समझा जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई लोग यह भी कह रहे थे कि शायद जाए नहीं, कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि जाएं और दीप प्रज्वलित करके चल दें, कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि मीडिया की एंट्री बैन कर दी जाए। लेकिन आज मीडिया को एंट्री भी मिली, लाइव टेलीकास्ट भी हुआ और नीतीश कुमार ने भाषण दिया। देखिए, जब हमने नीतीश कुमार को देखा और समझा तो यह बात तो मिथ्या लगी कि वह सब कुछ भूलने लगे। आज यह दिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं वह कुछ विस्मृत होते दिखे, लिखा हुआ पढ़ने में भी कुछ शब्दों में इधर उधर हो जा रहे। लेकिन जब वह संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि व्यक्त कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, तो उनकी चाल गड़बड़ नहीं थी। जब वह बापू सभागार में पहुंचे तो उन्हें पता था कि उनकी कुर्सी कहां है। उन्हें किसी सहारे के या किसी पथ प्रदर्शक की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए प्रचार भी बहुत मिथ्या है। लेकिन एक बात, 12-13 मिनट का भाषण उन्होंने दिया। एक बात, जो बात समझ में आई, आज उन्होंने मीडिया वालों का नाम भी लिया कि आप बड़ी संख्या में हैं और देखिए जहां वे गड़बड़ाए उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन उनके 12-13 मिनट के भाषण में, क्योंकि हम और आप मानते हैं कि विकास मित्र, जीविका दीदी, ये सारे जो हैं नीतीश कुमार के दूत हैं और यह उनकी कंस्टिट्यूएंसी डेवलप की हुई है। पर आज नीतीश कुमार के भाषण में कोई रस नहीं देखा, बिना रस वाले नीतीश कुमार। क्योंकि देखिए, साल 2 साल पहले जब नीतीश कुमार भाषण करते थे तो उनका भाषण लालू यादव की तरह उत्तेजित करने वाला नहीं होता। उनका भाषण कोई निराशा का भाव पैदा करने वाला नहीं होता। उनका भाषण एक विजन और एक बढ़ते हुए बिहार का दर्पण होता। लेकिन आज उनके भाषण में हमने कोई रस नहीं देखा। बस वही बात, और जितना कुछ उन्हें कहना चाहिए था विकास मित्रों को, वह भी नहीं कह पाए। आगे क्या करेंगे यह तो बिल्कुल नहीं बता पाए। और देखिए, जहां हम यह कह रहे हैं कि विस्मृत हुए, जैसे उन्हें कहना था 1.5 साल की 2 पारी महागठबंधन के साथ, वह 1.5 महीना कहते रहे। पटना के डीएम का नाम भूलते भूलते उन्होंने स्मृत कर दिया, यह काम किया। और देखिए, लिखा हुआ भाषण वह पढ़ रहे थे। जब नाम लेना होता है तो सभी लोग लिखा हुआ पढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे भी। और मुझे याद है नीतीश कुमार को आंकड़े इतने अच्छे तरीके से याद होते थे, लेकिन आज उन्हें आंकड़ों के लिए लिखा हुआ भाषण पढ़ना पड़ रहा था। जब लिखा हुआ पढ़ लिए तो फिर वह कुछ बोले, लड़का लड़की भी बोल गए। लेकिन उनका संदर्भ ठीक था कि पहले 2005 के पहले शाम के बाद कोई निकलता था क्या जी? आजकल तो रात में देखिए 10 बजे 11 बजे, तो फिर वही बात है कि भाई रात को लड़का लड़की निकल रहा है, बिहार के लोग निकल रहे हैं, इसलिए उनको वोट दे दीजिए, इसलिए उनको वोट दे दीजिए। लेकिन अब यह सवाल यह भी पैदा होगा कि देश के किस हिस्से में रात को लोग नहीं निकल रहे हैं। मणिपुर की बात छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर के बहुत उन इलाकों की बात छोड़ दीजिए जहां आतंकवाद आज भी है। तो नीतीश कुमार, देखिए, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लिया। तो नीतीश कुमार के भाषण को आज आपने किस रूप में, कहीं यह तो बिल्कुल नहीं दिखा कि वह चुनावी एजेंडा क्या सेट करने जा रहे हैं। अब आज भाषण हो गया है, आगे आने वाले किसी दिन में यह देखना होगा कि वह मीडिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि पहले तो इस बात की प्रतीक्षा थी कि वह खुले मंच से बोले,
क्योंकि प्रगति यात्रा में भी जीविका दीदियों के साथ उनका संक्षिप्त संवाद हो रहा था और वहां भी मीडिया से एक दूरी बनाकर रखी जा रही थी। लेकिन आज खुले मन से बोले हैं, आगे मीडिया से जब इंटरेक्ट करेंगे तो और पता होगा। लेकिन वह मिथ्यात्वता है कि नीतीश कुमार सब कुछ भूल जाते हैं। नीतीश कुमार को पता था कि आज कहां बोल रहे हैं। संत रविदास और भीमराव अंबेडकर यह भी पता था और 2005 के पहले वाली बात भी याद थी। लेकिन आगे क्या, यह नहीं बता पाए। रस तो दिखा नहीं और कुछ नयापन भी नहीं दिखा। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार के भाषण पर हम लोग चर्चा करें, उसको हम लोग उसको डाइसेक्ट करें और उस पर उन्होंने क्या कहा, क्या संदेश है, आगे क्या है, उसके पहले एक बार फिर हम जो उनके आसपास के जो लोग हैं उन पर एक मतलब हमारी टिप्पणी सबसे पहले शुरुआती होगी ज्ञानेश्वर जी। जो लोग भाषण लिखते हैं मुख्यमंत्री का, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। दुनिया भर के सारे बड़े नेताओं के भाषण लिखे जाते हैं और अमेरिका में तो राष्ट्रपति का भाषण लिखने के लिए कई लोगों की टीम रहती है। पूरा एक ऑफिस होता है जो काम करता है, जो भाषण लिखता है, उसकी एक रिसर्च की टीम होती है। तो वो एक टीम होती है जो दूसरे लोग लिखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार का भाषण जो भी लिखता है बहुत ही पैथेटिक लिखता है। मतलब ऐसे कैसे कोई मुख्यमंत्री का भाषण लिख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री का भाषण होता है, लिखा हुआ पढ़े। और दूसरे क्या, आप उनके लिए आप प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, नीतीश कुमार के लिए टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा सकते? आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा दीजिए दोनों तरफ उनके लिए भी। जनता के साथ संवाद करने वाला भाषण नहीं होता, वो बिल्कुल लिखना लिखा हुआ भाषण होता है। और यह हम सूचना जनसंपर्क विभाग के प्राधिकारियों में भी कह चुके हैं कि आप जो भाषण तैयार करते हैं या जो विज्ञप्ति जारी करते हैं, वह बात किसी को समझ में नहीं आती। कंडिका 2 में उल्लेखित, अरे क्या कंडिका 2 कितने लोग समझते हैं, इस बात को समझिए ना। उसी अंदाज में नीतीश कुमार का भाषण भी है। जो जिस अंदाज में प्रेस विज्ञप्ति लिखते हैं लोग, कंडिका लिखते हैं लोग, उसी तरह से उसी अंदाज में मुख्यमंत्री का भाषण था। सबसे पहले तो ये आप बताइएगा भी, और हम लोग तो अभी चर्चा कर ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में क्यों पटना के कलेक्टर का और पटना के एसपी को संबोधित करेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं करता है, कोई नहीं करता है कि अधिकारियों का नाम ले रहे हैं कि फलाजी मंच पर मौजूद है, फलाजी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री सचिवालय के बाबुओं का, हाँ, मुख्यमंत्री के सचिवालय के बाबुओं का क्यों नाम लेंगे मुख्यमंत्री? भाई एक तो हमको इतना पैथेटिक लगा ये। भाई मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को संबोधित करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी उनके बराबर का होता है। और मुख्यमंत्री का दर्जा माना जाता है कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स का है, समानों में प्रथम होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का नाम लेगा, उसके बाद बाकी लोगों को क्यों संबोधित करेगा मुख्यमंत्री? तो एक तो मुख्यमंत्री के संबोधन में ये नहीं होना चाहिए है, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और दूसरे, जो मुख्यमंत्री का भाषण का समापन हुआ तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और फिर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री थोड़े कहेगा कि वाणी को विराम देता हूं। मुख्यमंत्री तो मुख्य वक्ता है, मुख्य वक्ता थोड़े कहता है कि वाणी को विराम देता हूं। ये किसी ने लिखा हुआ था, ये उनके भाषण में लाइन लिखी हुई थी। अरे जो मुख्यमंत्री के पहले जो लोग बोलते हैं या जिनके बाद और लोगों को बोलना होता है, उन लोगों के लिए, उन लोगों का ये शब्द होता है कि हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि उसके बाद और लोगों को बोलना होता है। जो अंतिम वक्ता होता है, जो मुख्य वक्ता होता है, वो क्यों अपनी वाणी को विराम देगा? वो तो जितनी देर चाहे उतनी देर बोलेगा। प्रधानमंत्री 1 घंटा 1.5 घंटा बोलते हैं जाकर के, तो वो क्यों वाणी को विराम देगा? ये 4 लाइन का भाषण, 6 लाइन का भाषण, उसमें भी 4 लाइन पहले, मतलब 10 लाइन के भाषण में 5 लाइन पहले संबोधन और आखिरी लाइन में मुख्यमंत्री कहे कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत ही पैथेटिक भाषण था, बहुत ही पैथेटिक। जिसने भी लिखा था, हम इसके पहले बहुत कम मौका मिलता है कि हम मुख्यमंत्री का भाषण इतनी देर तक सुने, 13 मिनट का भाषण, लेकिन बहुत ही पैथेटिक था और एकदम मतलब शर्मिंदा करने वाला भाषण था। अब उसके बाद हम लोग उन्होंने जिस अंदाज में पढ़े, जब वो उठ के गए, जो उनकी देह भंगिमा थी, जो भाषण देते हुए जो उनकी भाव भंगिमा थी, उस पर आते हैं। हमको ध्यान आ रहा है ज्ञानेश्वर जी, पिछले साल संभवतः सितंबर में, अक्टूबर में या किसी समय हम लोगों ने इनके मुख्यमंत्री के भाषण पर चर्चा की थी। वो एक 17 मिनट का भाषण था और वो बहुत ही अच्छा भाषण उनका था, जिसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में बताया था कि वो जो मुद्दे उठाए थे और जो तरीका था, उसके मुकाबले काफी डिटोरिएशन दिखा। आज हम लोगों ने पिछले 17 मिनट का जो भाषण देखा था, उसके बाद काफी गिरावट आई है। जैसे वो उठ के गए तो वो फिर पेट सहला रहे थे, पेट पर उनका हाथ, जब वो चलते हुए जा रहे थे स्टेज की तरफ, जिसकी नकल उतारते हैं तेजस्वी यादव, तो वो एक चीज दिखी हमको। और लिखा हुआ भाषण पढ़ने में भी मुख्यमंत्री को परेशानी हो रही थी। जैसे अब समानता सब पढ़ना था, वो नहीं पढ़ पाए ठीक से। भाईचारा पढ़ना था, वो भाई और चारा दोनों अलग अलग शब्द पढ़े उन्होंने। वो उनको लिखा हुआ भाषण भी वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे थे।
जी आप फ़ॉन्ट साइज बढ़ाइए। और हमने जिसमें भी कोई कोई शर्म की बात नहीं है ज्ञानेश्वर जी। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने भाषणों का रिहर्सल करता है। जब वो जी भाषण बिल्कुल। देने होते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे पहले वो रिहर्सल होता है, सामने बिठा करके पढ़ा जाता है। और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुख्यमंत्री से रिहर्सल करवाइए। नहीं, हम लोग तैयारी नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल जब ये तैयारी चर्चा कर करनी होती है बिल्कुल तो तैयारी मुद्दे कर पर बात करते हैं, क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना हाँ, है, ये तो तय कर ही लेते हैं ना। करते ही हैं हम लोग, नहीं तो फिर आप जी, एक्सपोज़ होते हैं, आप हँसी का पात्र बन जाते हैं और कोई बिल्कुल। आप बड़ा मतलब ब्लूपर हो जाता है। तो जी, उसको उससे बचने के लिए उनको तैयारी करानी चाहिए है, फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहिए है, कई कागज़ों पर लिखा हुआ होना चाहिए है, 10 पेज हो हुँ, और 1 पेज पर 4 ही 5 लाइन लिखे हों। और या टेलीप्रॉम्प्टर लगाइए। मतलब अगर इस तरह से भाषण करना है और जो ऑफ़िशियल जो फंक्शन है उसमें तो निश्चित रूप से ये करना चाहिए, उसकी भी एक कमी दिखी। फिर नीतीश कुमार उसके बाद जब आपने जैसे कहा कि लिखा हुआ पढ़ लिया, लिखे हुए में बहुत ही कम लिखा हुआ था, 4-5 लाइन लिखा जी, हुआ। हुँ, उसको उन्होंने पढ़ दिया कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रावास बनवाए, उनके लिए क्या किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हमने जो किया, अंबेडकर का क्या योगदान था संविधान बनाने में। उसके बाद जब वो अपने से बोलने आए, जब उन्होंने समापन कर दिया, वाणी को विराम दे दिया, उसके जी, बाद जब वो बोले तो वो एक ही चीज रिपीट कर रहे थे। और हुँ, वो इतनी बार रिपीट हो चुका है, इतनी बार रिपीट हो चुका है, उनकी बात इतनी बार कही जा चुकी है कि हम ही सब लोग सबके लिए, सबको लेकर के किए, हम ही लोग सब लोग किए और सबके लिए किए। तो बिल्कुल। सबके लिए किए और हम ही लोग सब किए, इस लाइन के आगे भी तो बढ़ना होगा नीतीश कुमार को। लेकिन आज उन्होंने अपर कास्ट का भी नाम लिया, अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी और दलित, महादलित, हाँ, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबका नाम लिया था। आज अपर कास्ट को का भी नाम लेना उन्होंने बिल्कुल याद बिल्कुल रखा। जिक्र किया उन्होंने, बिल्कुल जिक्र किया उन्होंने। मीडिया का भी खास तौर से जिक्र किया, बड़ी संख्या में लोग आए, विकास मित्रों का भी जिक्र किया। जी, उसमें नहीं, लेकिन जो जो चीजें उनको उनको एकदम बताई गई थी, जो वो देख के पढ़ रहे थे कि जो उनकी जयंती पर एक तो मुख्यमंत्री ने कई बार लोगों को बधाई दी। अब बिल्कुल। कई बार बधाई दी, कई बार हुँ, शुभकामना दी, कई बार लोगों का धन्यवाद किया। तो आप इतना संक्षिप्त भाषण है, इतना छोटा भाषण है और वो सारा भाषण नाम पढ़ने में और बधाई देने में, धन्यवाद देने में और आभार जताने में खत्म हो जाए। जी, मुख्यमंत्री का भाषण कहीं भी होगा और सरकारी भाषण जो होता है ज्ञानेश्वर जी, वो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। वो हुँ, सरकारी और कार्यक्रमों में जो मुख्यमंत्री बोलता है वो पॉलिसी स्टेटमेंट कहलाता है। वो पॉलिसी मतलब उस वो नीति बन जाती है। अगर मुख्यमंत्री वहां जी, कोई बिल्कुल। बात कह दे तो वो नीति हो जाएगी। जी, तो वहां आप जा करके और इतना टाइम पास करने वाला भाषण कोई लिख करके दे दे तो, और मुख्यमंत्री वहीं पढ़ दे, फिर जब अपने से बोले तो उसी बात को रिपीट करे जो वो चुनावी सभाओं में बोलते हैं या जो हुँ, हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि हम ही लोगों ने सब किया और सबके लिए किया। फिर फिर आप आइए, जो आपने कहा 10-11 बजे, बहुत वैलिड बात आपने कही कि अब देश का कौन सा हिस्सा है जहां लोग 10-11 बजे नहीं घूम रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। 10-11 बजे लोग घूम रहे हैं, इसके नाम पर वोट चाहिए हुँ, मुख्यमंत्री को। जी, यही 20 साल की उपलब्धि है। 20 साल आपने हुँ। काम किया है, लगातार 20 साल। कितने लोगों को ये मौका मिलता है एक राज्य के में एक पार्टी की सरकार को 20 साल चलने के लिए। भाई इंदौर में एक बाजार है जो खान-पान का बाजार है, वो रात बिल्कुल। को 11 बजे खुलता ही है, हाँ। खुलता ही है। हाँ, और वही पूरी रात लोग जगे रहते, पूरी रात वहां लोगों हाँ, की तांता लगा रहता है और सुबह फिर साफ सफाई होकर के 8 बजे से वो सराफा बाजार, वहां दुकानें खुलती हैं दूसरी। पूरा बाजार बन जाता है, लोग बिल्कुल। रात भर जाते हैं वहां। और जी, कई मैक्सिमम सिटी मुंबई को बोलते हैं और नेवर स्लिप्स का टैग लगा हुआ है कि कभी 24 घंटे से हर जगह जगह रहता है। तो हुँ। वो ये तो कोई उपलब्धि नहीं हुई, आपकी 20 साल की और जो उपलब्धि नहीं कॉर्पोरेट बताई। कल्चर है वहाँ तो 24 घंटे काम होते हैं। मैं हाँ, दिल्ली में मैं ऐसे कई अपार्टमेंट को जानता हूँ जिनके बाहर 24 घंटे ठेले लगे होते हैं क्योंकि लोग रात को 1 बजे काम खत्म करके आते हैं नोएडा और बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के इलाके में। अब आप यह क्या कह रहे हैं कि 11 बजे रात में, अरे 11 बजे रात में तो पटना में खुला रहता है, किसी दूसरे शहर का नाम लीजिए ना, किसी वही दूसरे शहर का नाम लीजिए ना। हाँ, वही वो बताना होगा। और जी, 2005 के पहले जो स्थितियां थी उसको आपने ठीक किया, इसके नाम पर 2025 में आप वोट नहीं ले सकते। इस बात को एकदम जी, समझ लेना चाहिए और एकदम हुँ, लोगों को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो कुछ समझते ही नहीं। दिल्ली में लोगों ने अभी दिखाया है कि बिल्कुल, आप 2015 में जो आपने योजना शुरू की, उस योजना हुँ, के नाम पर 2020 में तो वोट दिया लेकिन 2025 में नहीं दिया। बिल्कुल। 2020 में तो उस योजना पर वोट दे दिया लोगों ने, चूंकि 5 हुँ, साल के हुँ, बाद एक हुँ। मौका लोगों को और देना था। तो आपको वोट दे दिया 20 में, लेकिन 25 में 10% लोगों ने छोड़ दिया। तो चुनाव जी, हार गया, 10% लोगों ने छोड़ दिया। 10% लोगों को, कम से कम 10% का एक आकांक्षी वर्ग था अतिरिक्त, हुँ, जिसको कुछ और चाहिए था अरविंद केजरीवाल से या जो भी शासन में है। बिल्कुल।
तो बिहार में जो एक बड़ा आकांक्षी वर्ग है, आज उन्होंने अपर कास्ट का नाम लिया, उसमें भी हो सकते हैं लोग, जो मिडिल क्लास, बाकी सभी जातियों का जो एक मिडिल क्लास निकल उभरा है, उसमें भी एक आकांक्षा हो सकती है कि बिहार में तरक्की हो, बिहार का विकास हो। और उस विकास की आकांक्षा में लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। उस उम्मीद में आपको 10 में वोट दी, 5 में जिताया आपको तो जंगल राज बदलने के, लेकिन 10 में दिया, 15 में दिया, 20 में दिया, अब आपको 25 में भी उसी पर वोट देखिए, आपने 2005 की स्थिति बदली है। भय पैदा करके आज भी वोट लेना, भय दिखा करके वोट नहीं ले सकते हैं ना। और वो भी भय आप 2024-25 का भय नहीं दिखा रहे हैं, आप 2005 का भय दिखा रहे हैं। आज का कोई भय दिखाने का मुद्दा हो तो बताइए। तेजस्वी यादव से कोई भय आप दिखा सकते हैं तो आप बताइए कि तेजस्वी यादव से ये खतरा है प्रदेश को। वो तो आप बता नहीं रहे कि तेजस्वी यादव से कोई खतरा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को तो आपने 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने काम करके दिखाया है प्रदेश के लोगों को। तो आप उनके पिता के और उनकी मां का भय दिखा रहे हैं, 2005 के पहले का भय दिखा रहे हैं, वो नहीं चलेगा ज्ञानेश्वर जी। आज के भाषण में भी जो बार बार वो कह रहे थे कि हम ही लोगों ने सब किया, हम ही लोगों ने सब किया, तो आपने क्या सब किया? आप क्या, आपको कहना चाहिए ना। आप तो देखिए, मैंने कहा ना कि रस नहीं था, विजन नहीं था। आप कहिए ना कि हम मध्य प्रदेश से आगे जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, हम छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे। आप कुछ ऐसे प्रदेशों का नाम लीजिए, उड़ीसा से आगे जाएंगे, हम इतनी इंडस्ट्री लाएंगे। अरे कहिए तो, पहले संकल्प तो दिखाइए। एकदम सही बात है। आप उसमें ये, वो सब बीमारू राज्य थे, और बीमारू का जो एक शब्द चलता था, जो जुमला चलता था, वो जुमला अब खत्म हो गया। अब कोई, क्योंकि उसमें कोई राज्य नहीं है, उसमें अपना मध्य प्रदेश बीमारू है, न राजस्थान है, न उत्तर प्रदेश। तो अब बीमारू का खाली ब बचा हुआ है, जो बिहार है। उसके अलावा कोई नहीं बचा, कोई पिछड़ा राज्य नहीं बचा उस तरह का, जहां इतना एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो, जहां इतनी खराब स्थिति हो। देखिए, मतलब हम आज ही कहीं हम लोग बैठे थे, एक चर्चा बिहार की स्थिति को लेकर के हो रही थी। 1969 तक सेकेंड बेस्ट गवर्न स्टेट था बिहार, और सेकेंड बेस्ट इकोनॉमिकली स्टेबल स्टेट था बिहार। मतलब 1969 तक, 70-55 साल पहले। ये भी नहीं कि हम इतिहास अतीत की बात करें, 2000-2500 साल पहले की। तो आज उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? आज हम लोग अपनी इकोनॉमी को लेकर के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अब नए कल कारखाने लगाने की बात क्यों नहीं हो रही है? अभी कोई विजन है, कोई दृष्टि है बिहार सरकार के पास? नीतीश कुमार आज बताते कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं इसी महीने में, फरवरी में ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मान लीजिए बिहार में। तो हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर का कारखाना वो गुजरात और दूसरी जगह लगाने की बात कर रहे हैं, वो बिहार में लगा दें। आप तो प्रशांत किशोर की बात करने लगे। दर्शक ये कहेंगे, जो पसंद नहीं करते हैं कि भाई बिहार में इंडस्ट्री लगे, इसकी बात कोई करे, वह कहेंगे अजीत द्विवेदी प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो बिहार का औद्योगिकीकरण चाहते हैं और बिहार का विकास चाहते हैं। आप पिछड़ों का राज्य और अति पिछड़ों का राज्य खत्म करना चाहते हैं, चाहे बिहार की स्थिति जो हो। बताइए, सोचिए। तो हम तो ये जोखिम उठाने को तैयार हैं, आप भी ये जोखिम उठा रहे हैं। हम लोग तो ये जोखिम उठा करके कहेंगे कि भाई आप कल कारखाना लगाइए। आप कह रहे हैं कि आप हेवी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास पोर्ट नहीं है, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, या रॉ मटेरियल नहीं है, पानी का नहीं, वैसी व्यवस्था हमारे पास नहीं हो सकती है। तो सेमीकंडक्टर के लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर के लिए किसकी जरूरत है? ब्रेन पावर की जरूरत है। तो हमारे प्रधानमंत्री 100 जगह कहते हैं कि बहुत ब्रेनी लोग हैं बिहार में। आईआईटी में जाते हैं, वहां बिहार का लोग मिलता है, आईआईएम में जाते हैं, बिहार का लोग मिलता है, आईएएस आईपीएस बिहार का लोग मिलता है। मतलब ब्रेन है बिहार में, जो रॉ मटेरियल है सेमीकंडक्टर का। तो जो एक रॉ मटेरियल आप ही के हिसाब से हमारे पास है, उसकी भी फैक्ट्री आप गुजरात में क्यों लगाना चाहते हैं, जहां का सब आदमी शेयर बाजार में काम करता है? तो आप जो हमारी पूंजी, हमारे रॉ मटेरियल बिहार में क्या है? अगर हम उन्हीं लोगों की बात माने तो हमारा रॉ मटेरियल है कि हमारे पास ब्रेन पावर है, हमारे पास इंटेलेक्ट है। और हम ये जानते हैं कि बेंगलुरु का सिलिकॉन वैली हो, या पुणे का हो, या हैदराबाद को हो, बिहार के लोग चला रहे हैं, बिहार के इंजीनियर चला रहे हैं उसको। तो उनके लिए क्यों नहीं बिहार में आप सेमीकंडक्टर लगा देते हैं कि वो अपने घर में ही रह के चलाएं उस फैक्ट्री को, उस कल कारखाने को? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर, आज सारी चीजें उसी पर होनी है। सारी चीजें क्यों नहीं आईटी पार्क बना देते? रविशंकर प्रसाद मंत्री है, क्यों नहीं बना दिए भाई आईटी हब? उसी की बात है। आईटी पार्क उसी से रिलेटेड है ये सेमीकंडक्टर का, जिस पर सारी चीजें होनी है। एआई का सारा रिवोल्यूशन, जो प्रधानमंत्री कल पेरिस में उन्होंने एआई एक्शन समिट को को चेयर किया है, वो सारी क्रांति होनी है उसी सेमीकंडक्टर पर। चाइना ने भी जो डीप सीक बनाया है, वो सेमीकंडक्टर अमेरिका से, एनवीडिया से ही लिया करके उन्होंने भी चिप लगाए हैं अपने। तो उसकी फैक्ट्री अगर लगनी है, और हमारे पास ब्रेन पावर है, हमारे पास इंजीनियरिंग की कैपेसिटी है, हमारे यहाँ लोग आईआईटी में जाते हैं, तो उनको वही दे दीजिए। बाकी फैक्ट्री आप नहीं दे सकते हैं। हवाई जहाज की फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लग सकती है, शिप बनाने की फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लग सकती है, बिजली के लिए हमारे पास नहीं है रॉ मटेरियल, तो हमको उसके लिए तो है, वो दे दे।
तो मुख्यमंत्री ये विजन दिखाएंगे, मुख्यमंत्री ये बात मांगेंगे, ये बात कहेंगे प्रधानमंत्री से कि आप दीजिए, जैसे हाइड्रोकेमिकल का और हाइड्रोजन का प्लांट अगर आंध्र प्रदेश में लग रहा है, तो हमारे यहाँ भी कोई प्लांट लगाइए, 60,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें 1-2 लाख लोगों को रोजगार मिले। तो ये तो विजन मुख्यमंत्री को देना होगा ना, उनकी सरकार को देना होगा। तो मुख्यमंत्री कोई विजन देने के बजाय एक ही चीज दोहरा रहे होते हैं हमेशा कि हमने सब कर दिया। बिहार में ऐसा लगता है जैसे सब हो गया, बिहार में कुछ करने की जरूरत नहीं, और होने के जी लगता है कि ऐसे सब हो गया और सबके लिए सब चीज हम लोग कर दिए, तो अब तो सब हम ही करें। अभी कुछ नहीं हुआ है बिहार में, हम लोग एकदम प्रिमिटिव स्टेट में, प्रागैतिहासिक काल में है। सभ्यता के आज 21वीं सदी के पैमाने पर, 21वीं सदी का 25 साल बीतने के बाद हम लोग इस पैमाने पर प्रागैतिहासिक काल में, चाहे वो शिक्षा हो। आज हम देखे, इस सिद्धार्थ का भाषण भी हमने सुना, आपने हमको जब लिंक भेजा, हमने उनका भी भाषण सुना। उन्होंने कई बार कहा कि शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। ये बात हम लोग कितने महीनों बरसों से कह रहे हैं कि शिक्षा एकमात्र सुधार, जब पहला आप शिक्षा में सुधार कर देंगे 20 साल के बाद असर दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो हम लोग गति पकड़ेंगे तो हम लोग सबसे आगे निकल जाएंगे। तो कहाँ शिक्षा में सुधार किया आपने, क्या शिक्षा में सुधार किया? एक उपमा हम आपको देते हैं, रूपक ज्ञानेश्वर जी। अगर बिहार को हम माने एक सुपर कंप्यूटर माने, लालू यादव ने उसका हार्डवेयर खराब किया था, बिल्कुल, नीतीश कुमार ने उसका सॉफ्टवेयर खराब कर दिया, नीतीश कुमार ने उसका सॉफ्टवेयर खराब कर दिया। मतलब उन्होंने एक ने शरीर को खत्म किया, दूसरे ने उसकी आत्मा खत्म कर दी। आपने पंचायतों के जरिए जितने शिक्षक भर्ती किए हैं, और अभी तक साल भर पहले जब बीपीएससी से आपने एग्जाम लेना शुरू किया, आपने जितने शिक्षक भर्ती किए उनको कुछ नहीं आता है, न उनको कुछ आता है और न उनकी मंशा है पढ़ाने की किसी। बिल्कुल। तो ये आत्मा खत्म हो गई हमारी। मतलब लालू यादव के टाइम में था कि स्कूल की बिल्डिंग, और आप स्कूल की बिल्डिंग बनवाते नहीं। चेयरमैन विवादों के घेरे में आ गए हैं। आज जिस आप संत रविदास जयंती में थे, जिस महादलित विकास मिशन की बात कर रहे थे, उनके भीतर ही जो घपले हुए थे, उसी में देखिए जो बीपीएससी के चेयरमैन है, आज की तारीख में फिर से विवाद, पुराना मामला है। तो देखिए नीतीश कुमार के भाषण में आज न पॉलिसी दिखी न पॉलिटिक्स दिखी, लेकिन सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने कुछ इशारा किया। उन्होंने कहा कि देखिए जो बजट आने जा रहा है उसमें एससी एसटी का हम सबसे अधिक ख्याल रखने जा रहे हैं। मतलब बजट की ओर इशारा प्रारंभ हो गया है। और देखिए अशोक चौधरी ने पॉलिटिक्स की, अशोक चौधरी ने भीम संसद का स्मरण कराया और कहा कि पटना में लाखों लोगों ने नीतीश कुमार को मानस पिता माना है। अशोक चौधरी ने स्मरण कराया कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय बना बिहार में, बजट 1,500 गुना बढ़ गया। विकास मित्रों की नियुक्ति कहां से हुई थी, आज 25,000 रुपए पा रहे हैं, और हर साल जुलाई महीने में 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। और नित्यानंद राय ने नेतृत्व की बात की, नीतीश कुमार का नेतृत्व, बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। नित्यानंद राय कल भी मिले थे हमें और आज यहां भी पहुंचे। तो देखिए राजनीति और जो शासन की बातें हैं, नीतीश कुमार ने भले न की, लेकिन सम्राट चौधरी ने, अशोक चौधरी ने और नित्यानंद राय ने कर दी। इसे तीनों को भी डिकोड करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहना नीतीश कुमार को चाहिए था, ये सारी बातें उनको कहना चाहिए थी, क्योंकि चेहरा उन्हीं का होना है, नेतृत्व उन्हीं का होना है, और लोग उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं। उन पर जिस तरह जितना यकीन है उतना अभी दूसरा कोई नेता नहीं है जिस पर उतना यकीन है नीतीश कुमार की बात पर जितना लोग यकीन करते हैं बिहार में। अभी भी महिलाएं हो, चाहे अति पिछड़े हो, महादलित हो, सब उनकी बातों पर यकीन करते हैं। और वो यकीन, मैं भी मानता हूं नीतीश कुमार बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं। वह दूसरों की तरह नहीं है जो कह देते हैं सीधे तौर पर कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 2,500 रुपया खाते में भेज देंगे। क्योंकि 2005 का वह रूपक भी मुझे याद है, जब गाना लिखवाया जा रहा था और पहले लिख दिया गया कि नीतीश कुमार आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी। नीतीश कुमार गुस्सा गए, बोले क्या आप लोग हमें समाप्त कर देना चाहते हैं? अभी मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, इसे बदलिए। नीतीश कुमार आएंगे तो बेरोजगारी कम होगी, खत्म नहीं होगी। तो नीतीश कुमार बिना सोचे समझे नहीं बोलते, यह बात तो मैं भी मानता हूं। बहुत थॉटफुल रहे हैं, हमेशा बहुत थॉटफुल रहे हैं, और वो ऐसे वादे नहीं कर सकते हैं जिनको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जनता उन वादों को याद रखती है। आपने कर दिया और नहीं पूरा किया तो उस पर ज्यादा पनिश करती है जनता। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था ना कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और ले लिया, तो उसके लिए जनता ने पनिश किया। आप नहीं बोले रहते ये बात, दूसरे किसी नेता को इसके लिए नहीं पनिश किया जाता है, क्योंकि नेता, जनता को पता है कि नेता बड़े बंगले में रहता है, गाड़ी में लेता है,
तो नीतीश कुमार बहुत थॉटफुल होते हैं अपनी चीजों में, लेकिन अब वो कोई दृष्टि नहीं दे रहे हैं। और चूंकि लीडरशिप उनकी है तो लोग उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, उन पर यकीन करना चाहते हैं। तो खैर उन्होंने नहीं किया। बाकी नेताओं ने जो कहा उससे एक बात इमर्ज हुई। आज तो खैर मौका भी था कि संत रविदास की जयंती के मौके पर ये फंक्शन हो रहा था। और अब देखिए, हम आज देखे, आज गस्टेड हॉलीडे था दिल्ली में जी, गस्टेड हॉलीडे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी परसों एक अधिसूचना जारी की, गस्टेड हॉलीडे किया। यहाँ ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता था, परसों एलजी ने अधिसूचना जारी करके गस्टेड हॉलीडे इसको बनाया। जैसे महर्षि वाल्मीकि जयंती होती है उस तरह से रविदास जयंती पर भी गस्टेड हॉलीडे घोषित किया गया। और अब इतने बड़े कार्यक्रम चारों तरफ हुए हैं और उसमें इतने वादे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हुए हैं। इसका कारण ये है कि जो इंडिया ब्लॉक है और खासतौर से उसके नेता जो राहुल गांधी हैं, वो लगातार फोकस किए हुए हैं दलित वोट के ऊपर, दलित आदिवासी वोट के ऊपर। उन्होंने इतना फोकस बनवा दिया है कि अब उस वोट को, उस समूह को, वोट तो क्या कहें, उस समूह को एड्रेस करना सबकी मजबूरी हो गई। सारे लोग अब उस समूह को एड्रेस कर रहे हैं। दिल्ली में भी ये सारी लड़ाई हुई उन सीटों पर, और 12 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से इसके बावजूद 8 सीट अरविंद केजरीवाल जीते। इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद भी 12 आरक्षित सीटों में से 8 जीते, 4 बीजेपी जीती, जिसमें 1 जीते जो शीला दीक्षित के मंत्री थे, कांग्रेस से आए थे, बड़े नेता थे राजकुमार चौहान, वो मंगोलपुरी से जीते। 3 अपने जीते बीजेपी के लोग, और कंटेस्ट बहुत हुआ उन सीटों पर। तो इसका मतलब कि उस समुदाय का एक रुझान इंडिया ब्लॉक की तरफ है। लोकसभा चुनाव बिहार की राजनीति को भी समझ लीजिए ना, 20% दलित वोट है और 5% ये पासवान और रविदास है। तो पासवान की राजनीति पर तो चिराग पासवान, मांझी की राजनीति पर जीतन राम मांझी करीब 3% है। लेकिन जो ये राम की राजनीति है, रविदास की राजनीति, अकेले सांसद हैं और वह भी कांग्रेस के मनोज राम है। 2014 से 2019 तक जनक राम हुआ करते थे, लेकिन 2019 में उन्हें बेटिकट कर दिया गया। तो ये जो रविदास राजनीति में वैकेंसी है, जो इंडिया ब्लॉक की ओर ज्यादा दिखता है, इसे भी पाटना है, यह एनडीए की बड़ी चुनौती है। इसलिए जनक राम ने इस कार्यक्रम को कराया, अध्यक्षता की, और वह कल मेरे पास भी आए थे कार्यालय में, मैंने उनका साक्षात्कार किया। उन्होंने कहा कि देखिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वह भी मानते हैं। देखिए सवाल तो बहुत हो गए थे आरक्षण के भीतर आरक्षण, उन्होंने भी कहा कि देखिए जो परिवार दर परिवार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। हाँ, तो ये बात ठीक बात कही। अब तो वर्गीकरण का मामला इसका मतलब कि खुल के आएगा जब होगा। अभी सरकार चुप बैठी हुई है, नीतीश कुमार अभी उस बात को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कब तक आप हैंडल करेंगे? मान लीजिए कि तेलंगाना ने तो कर दिया, वर्गीकरण का मामला अनाउंस कर दिया, हरियाणा ने पहले कर दिया था, और हरियाणा एक बीजेपी शासित राज्य ने कर दिया, और तेलंगाना एक कांग्रेस शासित राज्य ने कर दिया। तो बाकी सबके ऊपर दबाव तो बढ़ेगा कि आप इस पर कुछ फैसला करिए, तो वो होगा। लेकिन 20% दलित वोट की राजनीति अभी सबसे घमासान होने वाली है, और ये शुरुआत है। इसके पहले आपको ध्यान है कि कभी संत रविदास की जयंती इस पैमाने पर मनती थी बिहार में? ना 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 ना, औपचारिकता होती थी, औपचारिक तौर पर कार्यक्रम हो जाते थे। अब इतने बड़े पैमाने पर हुआ, चुनाव का साल भी है, और उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने जो एक शुरुआत की है, जय बापू जय भीम जय संविधान। तो जय बापू जय भीम जय संविधान का जो सम्मेलन हो रहा है, संविधान बचाओ सम्मेलन हो रहा है, और वहां बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। तो आज देखिए, संत रविदास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया गया। तो संत रविदास तो भक्ति काल के कवि थे, और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने वाले थे, आजादी के समय के नेता हैं। तो दोनों को मिलाने का कोई एकदम कंट्रास्ट है ना, 300-400 साल का अंतर है। आपने दोनों विभूतियों को रख दिया, तो किसी राजनीति के तहत ही तो रखा। तो वो राजनीति मैंने कल पूछा जनक राम से कि देखिए आप तो जनक चमार कहे जाते थे, आपने अपने को जनक राम में क्यों बदल लिया? तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे जनक चमार कहलाना ही ज्यादा पसंद है। देखिए इसमें भी राजनीति है। वही। तो अब सारी चीजें उसी से गाइडेड है, सारी चीजें उसी से निर्देशित है, सारे भाषण, सारे आयोजन सब उसी से निर्देशित हैं। और ये जो मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी वित्त मंत्री भी हैं, जब वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पर फोकस होगा, उसके लिए हम लोग ज्यादा काम करेंगे, तो ये अच्छी बात है, काम होना चाहिए। क्योंकि एक तो बिहार सबसे पिछड़ा, उस पिछड़े में भी सबसे वंचित जो समूह है, उसके लिए अगर कुछ करेंगे तो उसका स्वागत होना चाहिए, वो किया जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें निर्देशित होंगी राजनीति से। बिल्कुल, चुनाव का साल है और कांग्रेस को जवाब देना है। देखिए, हम एक दिन और दिल्ली की चर्चा जब कर रहे थे, तो एक हिंट हम लोग को जो लोगों ने यहाँ दिया था कि दलित मुख्यमंत्री या दलित उप मुख्यमंत्री का, उससे भी दिल्ली से एक मैसेज पूरे देश में देना है कि उसकी काट करनी है। मतलब राहुल गांधी जिस एजेंडे को लेकर के घूम रहे हैं, या बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक होमोजेनस समूह के रूप में, एक समरूप समूह के रूप में अपने साथ ले आना है।
और दूसरी अब ओर देखिए कल से चर्चा है अजीत जी बिहार को लेकर, बिहार कांग्रेस को लेकर कि देखिए बिहार कांग्रेस में परिवर्तन की खबर है, जो चर्चा चल रही, जो अफवाह है कि प्रतिमा दास या राजेश राम अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और कन्हैया कुमार पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस खुली छूट दे सकता है। यदि यह प्रयोग भी होने जा रहा है तो दलित राजनीति केंद्र में है दलित राजनीति एकदम केंद्र में है और असली ए टू जेड की राजनीति है। यादव भी, भूमिहार भी, दलित भी, असली ए टू जेड की राजनीति करनी है। तो उसके लिए तो नए चेहरे ले आने होंगे, नए चेहरे ले आने होंगे और उससे एक प्रतीकात्मक जो भी मैसेज देना होगा। जैसे देखिए अभी उड़ीसा में अध्यक्ष बना, कांग्रेस में बदलाव की शुरुआत हो गई। भक्तचरण दास को उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो पहले बिहार के प्रभारी भी रहे ही हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो लालू यादव ने कहा था भक्तचरण दास, हाँ कहा था, उनको कहा था। तो अब ये वो राजनीति जो है वो कांग्रेस की राजनीति है, दलित की अनुसूचित जाति जनजाति वाली जो कांग्रेस राजनीति कर रही है उसको काउंटर करना है बीजेपी को। बीजेपी समझ आखिरी सवाल, नित्यानंद राय अमित शाह के साथ हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उन्होंने कहा बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार। देखिए नित्यानंद राय जब कहते हैं तो अमित शाह से कोई बात तो हुई होगी ना, तभी उन्होंने कहा कि नेतृत्व की बात की है, आगे मुख्यमंत्री कुर्सी की बात नहीं की है, लेकिन कहा कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार और बहुत कुशल हाथों में। हाँ, तो ये बात तो हम लोग कह ही रहे हैं कि नेतृत्व नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का चेहरा नहीं रहेगा तो कोई पूंजी नहीं है अभी बीजेपी के पास भी और जेडीयू के पास भी। नीतीश कुमार ही पूंजी है, समूचे एनडीए की पूंजी नीतीश कुमार है। तो उनका चेहरा तो दिखाना ही है, उनका नेतृत्व तो दिखाना ही है। और हमने कहा ना कि उनके नेतृत्व पर लोग यकीन करते हैं, आज भी एक बड़ा समूह उनके नेतृत्व पर यकीन करता है, उनकी बातों पर यकीन करता है। इसलिए नेतृत्व की बात तो कही जाएगी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यहां तक कहा जाएगा। लेकिन हम लोग सुनना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं चुनाव के बाद। बिल्कुल 2020 में कहा जा रहा था ना कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने भी, 43 सीटें आई तभी बने। तो अब ये बात कही जाती है कि नहीं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। असली बात ये है, नेतृत्व तो क्या है, नेतृत्व तो रहेगा ही नीतीश कुमार का। वो तो जो जाएगा उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो तो नेतृत्व में कमी नहीं है। लेकिन जो देह भंगिमा दिखी, जो उनका मतलब बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का, जो भाव भंगिमा थी, जो तरीका था, वो बहुत उम्मीद और उत्साह जगाने वाला नहीं था। वो पार्टी काडर में भी और बिहार के आम लोगों में भी, उसको बहुत जरूर ध्यान देना चाहिए एनडीए के नेताओं। चलिए, तो देखिए आज बापू सभागार में नीतीश कुमार बोले हैं और भाव भंगिमा क्या थी, भाषण क्या था, इसे हमने डिकोड करने का प्रयास किया है। आगे जब कभी वो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब कैसे देते हैं, यह देखने की बात होगी। वह दिन भी आएगा और आपको हम जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।